इसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो ये जो भद्रबाहु था ये जैन भिक्षुक था, जैन भिक्षुक। तो भद्रबाहु जैन भिक्षुक था, इनसे दीक्षा ले ली। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जो था जैन भिक्षुक था उससे दीक्षा ले ली, मतलब ये जैन धर्म को मानने लगा। और अपने अंतिम समय में ये क्वेश्चन आता है कि अंतिम समय में कहाँ चले गए? ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना राजपाट जो है अपने बेटे को सौंप करके, इनके बेटे का नाम बिंदुसार था, आपको पता है, तो बिंदुसार को अपना राजपाट सौंप करके ये कहां चले गए? श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं चंद्रगिरी पहाड़ियों पर संथारा के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो एक ये पॉइंट यहां पर से इंपॉर्टेंट है, संथारा, दूसरा है श्रवणबेलगोला कर्नाटक, और तीसरा पॉइंट है भद्रबाहु जैन भिक्षुक था। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। तो फ्रॉम भद्रबाहु अ जैन मॉन्क, ये रहा भद्रबाहु जैन मॉन्क, इन हिज फाइनल डेज द ट्रेवल्ड टू श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। एंड देयर ऑन द चंद्रगिरी हिल्स रिनाउंस हिज लाइफ थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ संथारा। ठीक है, एक बार आप मेरे को ये बताएंगे कि संथारा किसे कहते हैं? आपको पता है? ठीक है, एक बार ये बताओगे कि संथारा कहते किसे हैं? तो संथारा का मतलब होता है गुरुजी लिखा करो। एक बार मैं कहता रहा हूँ, आप लोग रोज मुझसे बोलते हो, है ना, और मुझे भी बार बार जो है ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि एक बार मैं कहता तो हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ आप कंटिन्यू होइए तो सही। मतलब देखो, आपको बेस्ट क्लासेस चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, है ना। तो एक बार, हाँ बिल्कुल सही बात चिराग तिवारी ने कहा है कि आखिरी टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का ऐसा शासक बताइए जो जैन धर्म को मानता हो, तुरंत टिक कर देना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, कहा यह जाता है कि मगध में अकाल पड़ा, और मगध मतलब बिहार वाला जो रीजन है वहां पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो उससे तंग आकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने राजपाट अपना छोड़ दिया, बिंदुसार को दे दिया अपने बेटे को, और भद्रबाहु जो जैन भिक्षुक थे उनके साथ में वो कहाँ चला गया? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला। और जैन धर्म में पद्धति अपनाई जाती है, जैन धर्म में क्या है कि अगर जो किसी को मरना होता है, मरने का मतलब होता है जैन धर्म में अगर किसी को लग जाता है कि भाई नहीं, जिसलिए आए थे वो काम हो गया, तो जिसलिए आए थे वो काम हो गया, तो बिल्कुल वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। और खाना पीना सब कुछ अगर छोड़ देता है तो धीरे धीरे कितने दिन तक जियोगे? सिंपल सी बात है, खाना पीना सब कुछ अगर छोड़ दोगे तो एक ना एक दिन मर जाओगे। इसको बोलते हैं संथारा। तो संथारा पद्धति से जो है किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त का जो चैप्टर है वो यहीं पर क्लोज हो गया। और यहाँ से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि एक तो जैन भिक्षुक भद्रबाहु, ठीक है, जैन भिक्षुक भद्रबाहु, दूसरा है श्रवणबेलगोला कर्नाटक, मतलब इसको अगर जो आप लिखना चाहो तो ऐसे करके बस तीन यहाँ से चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो भद्रबाहु, ठीक, भद्रबाहु, ठीक, ये कौन थे? ये जैन भिक्षुक थे, जैन भिक्षुक थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर जो है जैन धर्म अपनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त जो मौर्य है कहाँ गए? तो आप कहेंगे कहाँ गए? श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला गए। और श्रवणबेलगोला आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे श्रवणबेलगोला जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है, और किस पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए? तो आप कहेंगे संथारा पद्धति, संथारा पद्धति से प्राण त्यागे। किसने त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त और मौर्य। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो तीन बातें यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है कि नेक्स्ट है बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? बिंदुसार है। तो बिंदुसार में जरा देखो, बिंदुसार के कई अन्य नाम हैं, और बिंदुसार के अन्य नाम, अदर नेम्स क्या है? एक तो इनको बोला जाता है, अभिघात लिखा है, अभिघात को गलत लिखा है, अमित्रघात है ना। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देता हूं, 1 सेकेंड, ये अमित्रघात है। क्या है? अमित्रघात। अभी ये समझ लीजिए कि इतना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैं पीपीटी भी आपकी चेक नहीं कर पाता हूं। अभी बस 2 मिनट मुझे मिले थे चेक करने के लिए। अमित्रघात, तो जो बिंदुसार है इसका नाम अमित्रघात है, और अमित्रचेटस है या अमित्रकेटस है, ये किसका नाम है? बिंदुसार के नाम है। तो बिंदुसार के अगर जो अन्य नाम पूछे, अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, अमित्रघात, जो उसका मित्र नहीं है उसका घात करने वाला, अमित्रघात, अमित्रचेटस, अमित्रकेटस। ये जो यूनानी जो लोग थे उन्होंने इनको ये नाम दिया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी टाइम 2-3 बार बोल बोलकर आप एक्सप्लेन कर देंगे, वही तो कह रहा हूँ, है ना। चलो, संलेखना और संथारा लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, अब देखो अन्य नाम, तो अमित्रघात, अमित्रचेटस, अमित्रकेटस। अब देखो ये जैसे कि सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोट्स, वो सारे जो नाम थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। बिंदुसार का जो है यूनानी लोगों ने जो अपनी किताब में लिखा है ना, तो उन्होंने जो किताब में लिखा है वो इनके लिए जो नाम यूज किया है अमित्रघात, अमित्रचेटस या अमित्रकेटस। दूसरा, इनके और भी कई नाम है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो है वारिसार या सिंहसेन, वारिसार है या सिंहसेन है या भद्रसार है। ठीक है, या क्या है? भद्रसार है। और भद्रसार जो नेम है, भद्रसार, ये कहाँ मिलता है? तो भद्रसार जो नाम है वो वायु पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? वायु पुराण में जो इनका नाम मिलता है भद्रसार मिलता है। तो कहने का मतलब है खाली बस इतना, अमित्रघात, अमित्रचेटस, अमित्रकेटस, वारिसार, सिंहसेन और भद्रसार कहाँ पर मिलता है? वायु पुराण के अनुसार इनका नाम है। तो खाली एक बार बस नजर डाल लेना कि इनके नाम कौन कौन से हैं बस। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, तक्षशिला विद्रोह। ये तक्षशिला विद्रोह क्या था? तो तक्षशिला आपको पता ही है कहाँ पर था, है ना। तक्षशिला मैंने मैप में आपको दिखाया था कि चाणक्य जहाँ के आचार्य थे, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो मंत्री लोग थे, मंत्री लोगों का मतलब वहां के जो अमात्य लोग थे या वहां के जो मंत्री लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को वहां पर भेजा। ठीक है, वशु कुमार सर आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें? मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सुशांत सर जो है उनकी तबियत जो है वो सही नहीं है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो, इसका मतलब तक्षशिला का विद्रोह, यहाँ के लोगों ने अमात्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमात्य का मतलब जो मंत्री लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। इस समय अशोक उज्जैन का प्रशासक हुआ करता था। उज्जैन का मतलब अवंती। तो यहाँ के लोगों ने, है ना, अमात्यों के खिलाफ जो वहाँ पर मंत्री लोग होते थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, किसके द्वारा? बिंदुसार को। और अशोक उस टाइम पर किसका प्रशासक हुआ करता था? अशोक उज्जैन या अवंती का प्रशासक हुआ करता था। ठीक, उज्जैन या अवंती का प्रशासक हुआ करता था, इतना ध्यान रखो। उसके बाद जो बिंदुसार हैं, तो बिंदुसार ने पत्र व्यवहार भी किया है। ठीक है, लेटर व्यवहार भी किया है। जैसे कि अभी हमारे फॉरेन रिलेशंस दूसरे कंट्रीज के साथ में है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार ने भी रिलेशन बनाने की कोशिश की है। जरा देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो पत्र व्यवहार है, ठीक, तो 1 सेकेंड,
पत्र व्यवहार, तो यहाँ पर पक्ष व्यवहार उसने लिख दिया था, ठीक है। और जैसे बस मैं पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ते जाइए, ठीक। हाँ, पत्र व्यवहार। अब यहाँ पर देखो जरा, तो पत्र व्यवहार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पत्र व्यवहार, ठीक है। सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस प्रथम, तो एंटियोकस प्रथम, ठीक है। और एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच में क्या हुआ, पत्र व्यवहार हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपकी जो पीपीटी है पहले से मैं सुधरवा दूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो ये कहाँ पर लिखा होना चाहिए, देखो जरा। सीरिया के राजा और किसके बीच में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पत्र व्यवहार, ठीक है। तो पत्र जो व्यवहार है वो किसके किसके बीच में हुआ, सीरिया के राजा के बीच में हुआ और किसके बीच में हुआ, बिंदुसार के बीच में हुआ। तो हुआ क्या, बिंदुसार ने क्या किया था, बिंदुसार ने उनसे क्या मांगा था, मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर मांगी थी और एक दार्शनिक मांगा था। किसे दार्शनिक मांगा था, ये पीसीएस में हालांकि क्वेश्चन आता है, आपके नहीं, लेकिन खाली सुन लो कि बिंदुसार ने क्या किया था, जो सीरिया का राजा था एंटियोकस फर्स्ट, उससे कहा था कि मुझे जो है मदिरा चाहिए, मतलब वाइन चाहिए, फिग अंजीर चाहिए और एक फिलोसोफर या दार्शनिक चाहिए। लेकिन एंटियोकस जो फर्स्ट था उसने मना कर दिया, उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ के जो कानून है दार्शनिक भेजने की इजाजत नहीं देते, ज्ञान को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजते हैं, इस वजह से दार्शनिक देने से उसने मना कर दिया। और 3 चीजें जो है वो बिंदुसार के लिए भेजी। 3 चीजें कौन सी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था, डायमेकस। तो राजदूत डायमेकस भेजा गया किसके द्वारा, सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा। सूखी अंजीर भेजी गई और मीठी मदिरा भेजी गई, ठीक है। अब देखो एरो लगा के लिख दिया है, ये चीजें बिंदुसार के लिए भेजी। तो किसने भेजी, तो सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट ने भेजी, दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, एक तो सीरिया के राजा से बिंदुसार का पत्र व्यवहार हुआ है, दूसरा देखो क्या है, एक मिस्र के शासक जिसको आप इजिप्ट कहते हो, तो मिस्र के जो शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था फिलाडेल्फस टालमी सेकंड। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी सेकंड से भी उनका पत्र व्यवहार या आदान प्रदान हुआ है। तो फिलाडेल्फस टालमी सेकंड ने एक राजदूत भेजा था, कौन सा राजदूत भेजा था बताओ जरा। तो आप कहेंगे जो इन्होंने राजदूत भेजा था वो भेजा था डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था, किसके यहाँ, बिंदुसार के यहाँ। तो दोनों में अंतर याद रखना, ये डायनोसियस है और जो सीरिया के राजा ने भेजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम डायमेकस था। तो डायमेकस सीरिया के राजा ने भेजा और फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने किसको भेजा, डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाणक्य, ये चाणक्य कौन है, तो आपको पता है जो चाणक्य है, चाणक्य के और भी नाम है, कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, तो ये सारे चाणक्य के नाम है। और जो चाणक्य है ये किसके मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है चाणक्य किसके मंत्री बने, आप कहेंगे बिंदुसार के भी मंत्री बने, चाणक्य बाद में, वही तो लिखा है चाणक्य बिंदुसार के भी मंत्री बने बाद में। हालांकि चाणक्य हमेशा तो रहेंगे नहीं, तो पहले चाणक्य मंत्री बने, लेकिन चाणक्य के बाद में जो है बिंदुसार के कई और मंत्री थे। देखिए खल्लाटक और राधागुप्त, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। राधागुप्त जो है ये ध्यान रखना, अब इनका नाम आगे आएगा। तो खल्लाटक और राधागुप्त भी मंत्री बने, किसके मंत्री बने, बिंदुसार के मंत्री बने। इसका मतलब बिंदुसार के टाइम पर 2 मंत्री चेंज हुए, एक तो चाणक्य पहले थे, है ना, चाणक्य की डेथ होने के बाद खल्लाटक आ जाएंगे, खल्लाटक के बाद राधागुप्त भी मंत्री बने। बिंदुसार की जो मृत्यु है आपसे पूछा जाए कब हुई, तो 273 बीसी, 273 बीसी में बिंदुसार की मौत हो गई। क्लियर। इंग्लिश में एक्चुअल में सही है, इस वजह से आई थिंक करेक्शन नहीं किया मैंने, एक बार देखो जरा। अमित्र के, हाँ इंग्लिश में ये वाला खाली अमित्र केटस नहीं सही था, ये वाला मैं करेक्शन कर देता हूँ, और बाकी मैंने एक नजर दौड़ाई थी तो सही था, ठीक है। अमित्र केटस, तो इसको आप लिख लेंगे अमित्र, अमित्र केट्स, ठीक है। और देखो वारिसार और सिंहसेन ने सही लिखा था यहाँ पर, वो तो मैंने ये वाला गलत लिखा था तो इसको सही कर दिया था, सिंहसेन कर दिया था, लेकिन जो है इंग्लिश में इसका सही लिखा था, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो खल्लाटक और राधागुप्त भी मंत्री बने, बिंदुसार की मौत 273 बीसी में हो गई। क्लियर बात। चलो अब आ जाओ अशोक पे। तो 273 बीसी में मौत हुई और अशोक गद्दी पर बैठा है वो 269 बीसी में गद्दी पर बैठा है, और अशोक की मौत 232 बीसी बिफोर क्राइस्ट में होगी, ईसा पूर्व में होगी। तो 4 साल का आपको गैप दिख रहा होगा, है ना भाई। 273 बीसी में, है ना, किसकी मौत हुई, 273 बिंदुसार की। अब 73 मतलब 73, 72, 71 और 70, 4 साल का गैप है। हमको पता है बीसी पीछे चलती है ना, तो 4 साल के गैप के बाद में अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा, और अशोक अगर जो गद्दी पर बैठा है इसका मतलब 4 साल कुछ हुआ होगा, वरना तुरंत ही गद्दी पर बैठ जाता, ठीक है। अब अशोक का जरा सा सुनिए। अशोक जो है बिंदुसार की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुभद्रांगी, ठीक है, उनका नाम क्या था, सुभद्रांगी नाम था। तो बिंदुसार और सुभद्रांगी, ये बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अशोक, ठीक है। अशोक की जो शादी हुई वो किससे हुई, देवी से हुई, या देवी या इनको महादेवी भी कहते हैं, इनको महादेवी भी कहते हैं, ठीक है, देवी कहते हैं या इनको महादेवी भी कहते हैं। और ये जो देवी थी ये देखो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। और विदिशा के श्रेष्ठी का मतलब क्या हो गया, इसको मैं भी बताता हूँ, ये भी देखो इन्होंने गलत लिख दिया है। विदिशा के श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब होता था व्यापारी, श्रेष्ठी का मतलब क्या होता था, श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी होता था, और इसको ऐसे लिखते हैं श्रेष्ठी, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, मतलब जो जैसा वर्ड है श्रेष्ठी। तो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री जो थी देवी और महादेवी थी, इनके साथ में किसकी शादी हुई थी, अशोक की शादी हुई थी। हालांकि जो अशोक है इनकी एक दूसरी पत्नी का नाम भी मिलता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको लिखे दे रहा हूँ। जो अशोक की एक दूसरी पत्नी थी, यहाँ पर मैं ऐसे एरो करके लिख दूं, अशोक की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था कारुआकी, जिनका नाम क्या था, कारुआकी। तो अशोक की दूसरी पत्नी का नाम कारुआकी है। और आगे आप प्रयाग स्तंभ जब पढ़ेंगे, प्रयाग स्तंभ क्या है वो मैं बताऊंगा। प्रयाग स्तंभ का मतलब जो प्रयागराज है वहां पर एक खंबा है, स्तंभ है, पिलर है, उस पर जो है अशोक के बारे में कुछ लिखा गया है, तो वहां पर इनकी पत्नी का नाम आता है कारुआकी। तो कारुआकी पत्नी थी, देवी या महादेवी पत्नी थी, देवी और महादेवी जो इनकी पत्नी, देवी या महादेवी जो पत्नी है विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, ठीक है। जो कारुआकी, अशोक और कारुआकी से जो एक पुत्र इनका उत्पन्न हुआ था उसका नाम तीवर था, उसका नाम क्या था, तीवर। जो अशोक और कारुआकी से उत्पन्न पुत्र था वो तीवर था। और अशोक और देवी जो है इनसे उत्पन्न जो पुत्र था, एक का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो संघमित्रा और जो महेंद्र, अशोक के पुत्र पुत्री जो है ना, संघमित्रा और महेंद्र, वो देवी और अशोक के पुत्र पुत्री हैं, और तीवर जो पुत्र है वो अशोक और कारुआकी का पुत्र है, ठीक। अब देखो अशोक ने क्या किया है, अशोक ने जो है कई सारी उपाधियां धारण की हैं, कई सारे टाइटल्स धारण किए हैं, और उसने जब इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, तो उन अभिलेखों पर क्या किया, उसने अपने टाइटल्स लिखवाए हैं, अपना नाम बहुत कम जगह उसने डाला है। तो एक बार देखो अशोक ने जो टाइटल अपनाए वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टाइटल्स या उपाधियां।
तो अशोक की देखो उपाधियां क्या है, उपाधियां, ठीक है, उपाधियां आप कह लो या टाइटल्स कह लो। तो अशोक की जो उपाधियां हैं या टाइटल्स हैं, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय, या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रियदर्शी, देखने में प्रिय लगे, देखने में जो सुंदर हो, या इसी को प्रियदासी भी कहते हैं। तो देवानाम प्रिय उपाधि अशोक की है, प्रियदर्शी जो देखने में सुंदर हो, या प्रियदासी, ठीक। तो ये सारी उसकी उपाधियां हैं। और एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है भाब्रू। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू। भाब्रू जो है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे राजस्थान में है। तो भाब्रू अभिलेख राजस्थान में है, और इस भाब्रू अभिलेख में उसने, अशोक ने स्वयं को कहां का राजा कहा है? मगध का राजा कहा है। तो आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि अशोक ने अपने किस इंस्क्रिप्शन में अपने आप को मगध का शासक बताया है, तो आप कहेंगे भाब्रू अभिलेख राजस्थान। क्लियर बात। अशोक ने ज्यादातर तो अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, उन पर टाइटल ही अपने डाले हैं, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदासी, लेकिन अशोक नाम की जो पुष्टि है, अशोक नाम भी है। और अशोक नाम कहां कहां पर है? देखो मास्की में उसका एक जो है अभिलेख मिला है, और मास्की ये कहां पर पड़ता है? आप कहेंगे कर्नाटक में पड़ता है। और गुर्जरा, गुर्जरा का मतलब ये प्लेस है कहां पर? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो मास्की है, गुर्जरा है, और नेट्टूर कहां पर है? कर्नाटक में। और एक प्लेस है उडेगोलान, कर्नाटक का। तो कर्नाटक के दो प्लेस हो गए, नेट्टूर, उडेगोलान, ये दोनों प्लेस कर्नाटक के, मास्की भी कर्नाटक का, और गुर्जरा कहां का? एमपी का, ठीक। और देखो एक रुद्रदामन, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वहां पर भी तो अशोक का नाम है। तो ये जो अशोक नाम है ये इतने अभिलेखों में है। कितने अभिलेखों में है? गिनो जरा। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलान और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इन अभिलेखों में अशोक का नाम भी है, अशोक सीधा सीधा यहां पर दिया गया है। क्लियर बात है। ये क्वेश्चंस पीसीएस में बहुत आते हैं, ठीक है सर। हिस्ट्री की क्लास एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल ले सकते हो। ये जो हिस्ट्री है ये आपकी ऐसी हिस्ट्री चल रही है, मैं तो कह रहा हूं आप अपना सीजीएल वाला पेपर उठा लेना, है ना। मतलब हम लोग हायर लेवल पर ही पढ़ेंगे, और हायर लेवल पर पढ़ लेंगे तो नीचे वाले जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। फिर से ध्यान दो, एक बार याद करो मेरे साथ। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, ये तीनों प्लेस कहां पड़ते हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं, ठीक है। यहां पर क्या पाए गए हैं? अभिलेख, इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, किसके? अशोक के। और उडेगोलान भी कहां पर है? कर्नाटक में है। मतलब मास्की और नेट्टूर और उडेगोलान ये तीन कर्नाटक के प्लेस हैं। गुर्जरा मध्य प्रदेश का है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यहां पर अशोक का नाम मिलता है। लेकिन राजस्थान का जो भाब्रू अभिलेख है वहां पर जो है अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? मगध का राजा बताया है। तो ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे, जो पुराण है ना, हमारे पास 18 पुराण हैं, हमको पता है। तो 18 पुराण जो है, उन पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक नाम नहीं लिखा है। पुराणों में क्या लिखा है? अशोक वर्धन। अशोक क्या बोला गया है? अशोक वर्धन बोला गया है। क्लियर बात है। एक उत्तराखंड में एक प्लेस है जिसका नाम है कालसी। तो कालसी जो है, यहां से एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का मतलब है कि पत्थर के टुकड़े पर अशोक ने कुछ लिखा है, तो उसको शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। तो शिलालेख यहां पर मिला है उत्तराखंड से। और यहां पर देखो क्या है? अशोक के धम्म, धम्म क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। और अशोक के मानवतावादी कार्यों का जिक्र है। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि अशोक का जो धम्म है, धम्म क्या है अभी बताऊंगा, और अशोक ने जो मानवतावादी काम किए हैं अशोक के किस इंस्क्रिप्शन से, किस अभिलेख से उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो आप तुरंत बोल देना कहां से मिलते हैं? कालसी उत्तराखंड से मिलते हैं इसके साक्ष्य। क्लियर है। अब देखो इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, कालसी उत्तराखंड, द इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अशोकास धम्म एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स। तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, अब देखो धम्म क्या था? धम्म अभी आगे आएगा, तो मैं वहीं पर मैं सोच रहा हूं आपको समझा दूं, ठीक है। अभी आगे आएगा तो आगे मैं आपको बताता हूं ये धम्म के बारे में, क्योंकि पूरा लिखा है तो यहां पर मैं बताऊंगा। धम्म का देखो मतलब सिंपल सी शब्दों में अभी के लिए जो समझना है, तो धम्म का मतलब क्या था? ये जो धम्म है ये प्राकृत भाषा है, लेकिन संस्कृत भाषा में उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की ही प्राकृत लैंग्वेज में धर्म को क्या बोलोगे? धम्म बोलोगे। तो धम्म और धर्म बात एक ही है। तो अशोक ने क्या किया? बहुत अच्छे अच्छे नियमों का एक सेट बनाया, जैसे छोटों को बड़ों का पालन करना चाहिए, ठीक है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, सभी धर्मों को मिलजुल के रहना चाहिए। तो उसने कुछ मॉरल रूल्स लिखे, नैतिक नियम लिखे, उन नैतिक नियमों का सेट बनाया और सारी जनता से उसको फॉलो करने को कहा। उसी को बोला जाता है अशोक का धम्म। तो अशोक के जो नैतिक वही नियम है, मॉरल नियम है, और अशोक के मानवतावादी जो कार्य हैं इनका जिक्र कहां पर है? कालसी उत्तराखंड में उसका अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, वहां पर है। ठीक। अब जरा इधर आ जाओ, 273 बीसी, 273 बिफोर क्राइस्ट। अगर जो बिंदुसार की मृत्यु हो गई, ठीक बात है, लेकिन अशोक गद्दी पर कब बैठा? अभी मैंने जो ऊपर डेट डाली थी 269 बीसी, है ना, 269 बीसी। इसका मतलब 4 साल तक लड़ाई चली है गद्दी को लेकर, और कहा यह जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया गद्दी के चक्कर में, और फाइनली फिर वो गद्दी पर बैठा। लेकिन एक तिब्बती इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, ये बात सत्य नहीं है। तो दोनों तरीके के व्यू हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स की को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद वो गद्दी पर बैठा, 4 साल तक गृहयुद्ध चलता रहा, भाइयों में आपस लड़ते रहे, और फाइनली जो गद्दी पाया वो कौन पाया? अशोक पाया। लेकिन तिब्बती इतिहासकार ये कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात है और ऐसा सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखो वही पर लिखा है कि 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई, 4 वर्ष गद्दी को लेकर लड़ाई हुई आपस में भाइयों में। क्लियर बात है। और आपस में भाइयों में लड़ाई हुई और फाइनली कौन जीत गया? फाइनली अशोक जीत गया। और अशोक जो है, ये टाइम याद रखना, 269। तो 269 बीसी में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक का मतलब वो राजा बन गया। और मैंने स्टार लगाया था, किस पर स्टार लगाया था? राधागुप्त के नाम पर लगाया था। तो देखो अशोक राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सहायता किसने की? राधागुप्त ने सहायता की। और ये राधागुप्त वही है जो बिंदुसार के मंत्री थे। तो बिंदुसार के जो मंत्री थे राधागुप्त, तो राधागुप्त किसकी तरफ था? वो अशोक की तरफ था। और राधागुप्त की सहायता से जो है अशोक राजा बन गया। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 बीसी। और 4 साल तक जो है आपस में भाइयों में लड़ाई होती रही। क्लियर बात है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे आ जाओ। उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, भाइयों में आपस में युद्ध हुआ, ये हमको कहीं ना कहीं से तो पता चलता ही होगा, ठीक है। ठीक, तो कहीं ना कहीं से तो पता चलता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ये महावंश नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध टेक्स्ट है। बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? महावंश। तो महावंश जो किताब है बौद्ध ग्रंथ की, उसमें ये बात लिखी है कि उत्तराधिकार को लेकर अशोक और आपस के भाइयों में लड़ाई हुई। मैं और भी चीजें बताता हूं। उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वो महावंश में लिखा गया है।
ये दीपवंश, ये भी बौद्ध टेक्स्ट है, दिव्यावदान ये भी टेक्स्ट है, ये भी ग्रंथ है, आदि में मिलता है। मतलब उत्तराधिकार युद्ध के बारे में जानकारी आपको कहां कहां मिलती है, तो महावंश नामक किताब में मिलेगी, दीपवंश पढ़ोगे उस किताब में आपको मिलेगी, और दिव्यावदान जो किताब पढ़ोगे तो इसमें मिलेगी। और कहा जाता है इसने अपने 99 भाइयों का वध कर दिया था, लेकिन तिब्बती लेखक जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर, अब देखो बढ़ा चलकर लिख दिया उसने, है ना, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका जो है एविडेंस भी मिला है। देखो जरा, अशोक का 5वां एक शिलालेख है, अशोक का 5वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें देखो जीवित भाइयों व परिवार का उल्लेख है। तो ये जो 5वां शिलालेख है, 5वें नंबर का अशोक का जो शिलालेख है, अब सिंपल सी बात है 5वें नंबर का जो शिलालेख है अगर जो ये कहता है कि अशोक के जीवित भाई या परिवार का उल्लेख है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा चढ़ाकर कही गई बात तो है ही 99 भाइयों वाली। ठीक है सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कपिल कुमार। बिल्कुल, अभी आपको लग सकता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं कि एग्जाम में जो है जब आप जाएंगे देन आपको नहीं लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ अभी मतलब देखोगे तो वहां पर चीजें यही पाओगे, और मैं बस ये चाहता हूं कि वहां पर आपको बुरा फील ना हो, है ना। तो बस करते जाइए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाइए, और एग्जाम में चीजें जो है बाहर जाएंगी नहीं। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ये समझ लो, किसी पीसीएस वाले बच्चे से मिलना जाके और ये नोट्स उसको दिखाना जाके, तो आपको बता पाएगा कि जी हाँ जितना आपने पढ़ा है उतना हमने भी पढ़ा है। ठीक, मैं ऊपर ऊपर की बातें कहानियां सुनाकर भी निकल सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि शुरू में गाली पड़ जाए अच्छी बात है, एग्जाम जब पास है और एग्जाम हॉल में जाके आपके मुंह पे स्माइल आनी चाहिए, मेरे लिए वो मैटर करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अपने अच्छे पे अभी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए कलिंग विजय। कलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया है, और इंडिया में देखो क्या है, इंडिया में यहाँ पर उड़ीसा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, उड़ीसा, जो उड़ीसा वाला रीजन है इंडिया में, तो उड़ीसा वाले रीजन को हम बोलते थे कलिंग। क्या बोलते थे, कलिंग बोलते थे। ठीक है, अब देखो कलिंग विजय, तो कलिंग विजय जो है अशोक ने कलिंग को जीता, क्यों जीता उसका रीजन भी था, अभी रीजन नीचे दिया गया है। तो पहली बात तो आपसे साल पूछा जाएगा कि किस साल, तो आप कह देना कलिंग विजय जो अशोक ने करी है वो 261 बीसी में करी है, बिफोर क्राइस्ट, ईसापूर्व में करी है। एक बात, अब देखो ये आपको शायद ही बहुत कम लोग बताएंगे, अगर जो पूछा जाए कि कलिंग विजय जो है राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, मतलब 8 वर्ष बाद, दोनों में अंतर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग विजय कितने वर्ष बाद, तो 269 पर वो गद्दी में बैठा तो 8 साल बाद हो जाएगा, और कौन से में वर्ष पूछे, कौन से में ईयर पूछे, तो कौन सा है 9वां। समझ पा रहे हो इसको। हाँ देखो, शिलालेख जो है वो गद्दी पर बैठने के बाद ही लिखा गया था। ठीक, फिफ्थ शिलालेख जो है, हाँ वो सब मैं बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। ठीक है, ठीक है, चलो इसका मतलब ये ध्यान देना, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, मतलब 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखो ये जो कलिंग विजय है, कलिंग विजय की जानकारी कहां पर मिलती है, इस घटना की जानकारी कहां पर मिलती है, 13वें शिलालेख में मिलती है, 13वें शिलालेख में मिलती है। अभी है क्या 13वां 14वां, यकीन मानो कि ये जो 14 शिलालेख हैं अशोक के, अगर जो कोई दिल्ली का रहने वाला हो, कोई है यहाँ पर दिल्ली का रहने वाला, और दिल्ली में अगर जो रहने वाले हो, तो वहां पर अगर जो आप म्यूजियम ढलने गए हो, ठीक है, वो जो इंडिया गेट के पास एक म्यूजियम बनाया हुआ है, तो वहां पर अशोक के ये 14 जो शिलालेख हैं उनकी एक डमी बॉडी बनाकर रखी हुई है। अगर इसमें से कोई है तो उसने शायद देखा हो। ठीक है, तो उन्होंने डमी बॉडी बनाकर रखी। 14 शिलालेख क्या था, 14 शिलालेख का देखो मतलब क्या था। देखो ये एक बड़ा सा पत्थर, ये एक बड़ा सा पत्थर है, और इस बड़े से पत्थर पर 14 बातें, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर कितनी बातें लिखी गई, 14 बातें लिखी गई। इन्हीं को बोलते हैं 14 शिलालेख, 14 बातें लिख दी गई। यकीन मानो जब मैं मतलब पढ़ाई करता था, ठीक अभी तो पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था और सर जी ने बताया कि 14 शिलालेख हैं, तो मुझे लगा कि ये 14 शिलालेख अलग अलग हैं। मतलब 14 का मतलब पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। मतलब बहुत दिन तक मुझे ये नहीं पता चला कि ये जो 14 शिलालेख हैं अलग अलग हैं कि इनका मतलब क्या है। उसके बाद में जब खुद से पढ़ाई की तब जो है ये चीज समझ में आई कि 14 जो ये शिलालेख बोलते हैं ना कि 14 शिलालेख अलग नहीं है, ये एक ही पत्थर है और एक ही पत्थर पर 14 बातें लिख दी गई हैं। इन्हीं को बोलते हैं 14 शिलालेख, इन्हीं को बोलते हैं 14 शिलालेख। मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तो इनको 14 शिलालेख बोलते हैं। इसका मतलब पूरी वाली इसमें लाइन होगी। इस घटना की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, 13वें शिलालेख से मिलती है, क्लियर बात। ठीक, तो 13वीं वाली जो लाइन होगी उसमें ये लिखा है क्या कि कलिंग विजय, राज्याभिषेक, कलिंग विजय जो है अशोक ने करी थी, उड़ीसा को जीता था। अब युद्ध का कारण क्या था, आखिर कलिंग जो है अशोक ने अगर जो जीता है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो कुछ ना कुछ रीजन क्या रहा होगा, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से का मतलब, क्योंकि देखो मगध अगर जो यहाँ पर पड़ रहा है, मगध अगर जो यहाँ बिहार के पास पड़ रहा है, तो एक तो कोई शक्तिशाली राज्य जो है मगध के पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर हुआ अटैक कर देगा। तो इस वजह से जो भी दूसरा शक्तिशाली राज्य दिखे पास वाला उसको खत्म कर दो। तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था। दक्षिण से संबंध, इसका मतलब ये जो कलिंग था ये ऐसे आगे तक फैला था, और अगर जो साउथ, अगर जो मगध वाले जो है साउथ दक्षिण भारत से अगर जो संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके रास्ते यहीं से निकलते थे। तो दूसरा रीजन क्या है, दक्षिण से संबंध बनाने में कठिनाई आ रही थी क्योंकि कलिंग बीच में पड़ रहा था। तीसरा वही व्यापार और मार्ग, तो व्यापार की दृष्टि से और मार्ग रास्ता चाहिए था, और हाथियों की उपलब्धता। कलिंग जो है इंपॉर्टेंट बहुत है इस वजह से क्योंकि यहाँ हाथी बहुत थे, और हमको पता है उस टाइम पर जो सेना थी, सेना भाई उसी की स्ट्रांग मानी जाती थी जिसके पास हाथी होते थे, जिसके पास घोड़े होते थे। हाथी अगर ज्यादा है तो सेना आपकी बहुत ताकतवर हो जाएगी, और कलिंग में हाथी बहुत पाए जाते थे। तो इस वजह से एक तो रीजन ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई कोई मजबूत राज्य पास में नहीं होना चाहिए। दक्षिण से संबंध बनाने में कठिनाई आती थी, बीच में पड़ जाते थे। व्यापार और मार्ग, क्योंकि कई जो है रास्ते यहाँ से होकर जाते थे, कलिंग से होकर जाते थे, और व्यापार करने में कठिनाई आ रही थी। सीधी सी बात, उड़ीसा है तो अगर यहाँ पर कोई बंदरगाह है उड़ीसा में, और उस बंदरगाह को मगध सोचता है कि यहाँ पर अपनी नामें उतार के दूसरी जगह भेजें, तो फिर कैसे, क्योंकि वहाँ पर तो कलिंग बैठा है और कलिंग के नरेश बैठे हैं। इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से, दक्षिण से संबंध बनाने की दृष्टि से, व्यापार और मार्ग की दृष्टि से और हाथियों की उपलब्धता की वजह से अशोक ने क्या कर दिया, कलिंग पर अटैक कर दिया 261 बीसी। और ये जो 13वीं वाली लाइन है ना इसकी, 13वां शिलालेख, तो जो 13वीं वाली लाइन है उसमें सीधा सीधा लिखा है क्या, 1 लाख लोग मारे गए,
1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतना भारी मात्रा में यहां पर नरसंहार चला कि 1 लाख लोग मार दिए गए, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। और इतनी मार काट के बाद अशोक का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। सीधी सी बात है, इतना सब कुछ अगर जो आप देख लेंगे तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से अशोक का हृदय ही परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि अब मारकाट मैं नहीं करूंगा, और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या कर दिया, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए इसी कलिंग युद्ध के बाद, ठीक। और फिर जो है वो बौद्ध बन जाएगा, अशोक बौद्ध बन जाएगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ले ली। और कभी कभी पूछा जाता है कि किससे दीक्षा ली, तो बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से उन्होंने दीक्षा ले ली। हालांकि ये मैंने बहुत खोजने की कोशिश की कि उपगुप्त का जो नाम है क्या किसी मतलब ऑथेंटिक सोर्स में इसका जो नाम है लिखा है, तो कई सारी किताबें भी मैंने खंगाली, लेकिन मुझे इनका नाम ऑथेंटिक तरीके से किसी ऑथेंटिक वाली बुक में नहीं मिला। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो लोग भी इसको सही मानते हैं कि उपगुप्त से दीक्षा ली, है ना। तो आप भी यही कह देंगे कि भाई बौद्ध भिक्षु जो है उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ले ली, मतलब उपगुप्त से दीक्षा लेकर जो है ये क्या बन गए, बौद्ध बन गए। क्लियर है? चलो इतनी बातें हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलो आ जाओ धम्म का प्रचार, प्रोपगेशन ऑफ धम्म। तो अशोक का जो धम्म है इसका मतलब क्या था, देखो इसी कलिंग के युद्ध के बाद में क्या हुआ कि वे धम्म के प्रचार में लग गए। और धम्म का मतलब वही है, धर्म बोलो या धम्म बोलो, बात एक है। तो क्योंकि जब इतना मारकाट किया है ना, हृदय परिवर्तन हो गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने और बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद उसने वो धम्म प्रचार पे लग गए, मतलब अपनी जो मॉरल जो उन्होंने नैतिक नियम लिखे थे उनके प्रचार प्रसार में लग गए। और धम्म देखो क्या है, धम्म तो धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। लेकिन उसी को अगर जो आप संस्कृत में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, संस्कृत में उसी को धर्म बोलते हैं। तो प्राकृत में धम्म बोलते हैं, संस्कृत में उसी को धर्म बोलते हैं, ठीक है। और धार्मिक परिवर्तन, अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ गया था और ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था, तो इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर दिया। देखो अशोक पहले जो है ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ठीक। धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन का मतलब अशोक फाइनली तो बौद्ध हो गए, लेकिन अशोक पहले क्या मानते थे, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगे। बाद में किसको मानने लगे? बौद्ध धर्म को मानने लगे। और ब्राह्मण धर्म को अशोक मानते थे, ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो कहां पर लिखा है जरा देखो। कल्हड़ ने किताब लिखी है, कल्हड़ ने किताब लिखी है, कौन सी? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी कल्हड़ ने जो किताब लिखी है उसमें कश्मीर के राजाओं की वंशावली दी गई है, मतलब कश्मीर के राजाओं का क्रम कैसे कैसे कश्मीर में हो, कश्मीर के बारे में सब कुछ वहां पर दिया गया है। तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है और इसके अनुसार अशोक शैव धर्म अनुयायी थे। इसने भी अशोक के बारे में लिखा, तो इसके अनुसार अशोक शैव धर्म अनुयायी थे। शैव धर्म का मतलब हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब पहले अशोक ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे, लेकिन बाद में क्या बन गए, बौद्ध धर्म बन गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखो ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, बौद्ध अपना लिया ये तो जनरली सबको पता होती है, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले क्या थे अशोक? ब्राह्मण धर्म। अगर इससे भी टफ उसको बनाना हो तो ये पूछ ले कि अशोक पहले जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, ये कहां लिखा है बात? तो आप कहेंगे कल्हड़ की राज तरंगिणी में लिखा है। अच्छा ये किताब अगर जो याद करनी हो तो कैसे याद करेंगे? ऐसे तो बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं ट्रिक के माध्यम से। आप यकीन मानो कि भाई हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो चीजें याद होती चली जाती है, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो याद नहीं होती हैं, तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, टेंशन मत लेना। जैसे कि किताबें, जैसे कि चंद्रगुप्त जब सॉरी हम लोग जो विक्रमादित्य पढ़ेंगे तो उनके दरबार में 9 जो है वो विद्वान रहते थे, कालिदास रहते थे, धन्वंतरी रहते थे, तो 9 कौन कौन से थे उन सबको जहां पर ज्यादा चीजें होंगी वो हम ट्रिक के माध्यम से चीजों को कवर कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना आप। जैसे कि इस किताब को याद करना है तो कैसे याद करोगे, देखो जरा, राज तरंगिणी, राज ने तरंग गिनी, राज ने तरंग गिनी, ये ट्रिक बता रहा हूं, राज तरंग गिनी, राज ने तरंग गिनी, राज ने तरंग गिनी, तो राज तरंग गिन रहा था, आपने उससे कहा कि आज नहीं कल गिनना, कल गिनना, कल्हड़ कल्हड़ कल्हड़, याद हो गया? तो राज ने तरंग गिनी, आपने क्या कहा? कल गिनना, कल्हड़ कल्हड़, ठीक है। शैव रिलीजन का मतलब है जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, बिल्कुल सही बात लक्ष्मी जी, ठीक है, ठीक। अब देखो उसके बाद में देखो क्या हुआ कि ये चीज पता चल गई। उसके बाद ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है कि अशोक ने जो है कहां कहां की यात्रा की। तो अशोक ने कहां कहां की यात्रा की, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अशोक अपने शासन के, यही पूछा जाता है कि शासन के कौन से वर्ष, तो अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष कहां पर गया? बोध गया। और हमको पता है कि वो बौद्ध धर्मानुयायी था, तो बौद्ध धर्म को अगर जो मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको जो निर्माण प्राप्त हुआ था, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बौद्ध धर्म में इसको बोला जाता है निर्माण प्राप्त हो गया, ये बौद्ध लैंग्वेज है। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था ये नहीं बोलोगे आप बोलोगे कि गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने जो निर्माण प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया कहां पर? बोध गया में, ठीक है। तो बौद्ध अनुयायी था, तो गौतम बुद्ध जी से लगाव रखता ही होगा, तो उनके प्लेसेस, उनके स्थानों से भी लगाव रखता होगा। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में कहां गया? बोध गया। और 20वें वर्ष कहां पर गया? लुम्बिनी। हमको पता है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था? आप कहेंगे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी जो है वो 20वें वर्ष गए थे और 10वें वर्ष कहां गए थे? बोध गए थे। क्लियर बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद देखो कि अशोक जो है, अशोक ने कई सारी अन्य और विजय की हैं। एक तो कलिंग विजय के बारे में सारे लोग जानते हैं, लेकिन अशोक के शासनकाल में जो है बहुत सारे और भी क्षेत्र जो है अशोक के शासनकाल में जो है उसके शासनकाल में शामिल थे। एक बार देखो जरा, नेपाल, अशोक भाई लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, और लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो नेपाल गया था, तो नेपाल में एक नगर की स्थापना की थी अशोक ने, देवपत्तन नगर की स्थापना की थी। कहां पर? नेपाल में। तो नेपाल में देवपत्तन नगर की स्थापना की थी, और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने करी थी। हालांकि अशोक का जो सेकंड शिलालेख का मतलब वही मैंने बताया, 14 जो लाइनें थी उसमें से जो दूसरी वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन क्या कहती है कि साउथ में, मतलब आप इंडिया ऐसे इंडिया का मैप बनाएंगे तो साउथ में यहां पर जो है, साउथ में अगर यहां पर की बात करो तो इस साउथ में चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र, ये मतलब चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र जो है हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो साउथ में इन सबके राज्य पड़ते थे, चोल का राज्य पड़ता था, चेर का राज्य पड़ता था, पांड्यों का राज्य पड़ता था, सत्यपुत्र का राज्य पड़ता था। तो सेकंड वाला शिलालेख अशोक का ये कहता है कि ये सीमा से बाहर थे, इनको नहीं जीता था। मतलब साउथ इंडिया को छोड़ करके लगभग जो है पूरा इंडिया जो आज है और उससे ज्यादा नेपाल और अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है वो भी अशोक के कंट्रोल में था। लेकिन कंट्रोल में था क्या? नहीं। तो याद रखना, चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, ये जो सत्यपुत्र है, पांड्य है, चेर है, चोल है, ये राज्य कहां पड़ते थे? साउथ इंडिया में पड़ते थे। आज का तमिलनाडु, आज का जो केरल वाला इलाका है, कर्नाटक वाला इलाका है, वहां पर पड़ते थे। क्लियर है? और अब आपसे मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, अब आप जाना
और जैसे कि मौर्य पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन उठाना जाके, कोई भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे सीजीएल का उठा लेना, लिंगायत बोला है तो लिंगायत जो है साउथ में क्या करते थे, जो नैनार लोग होते थे, जैसे साउथ में दक्षिण भारत में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चले। भक्ति आंदोलन का मतलब दक्षिण भारत में जो शिव जी को मानने वाले लोग थे उनको नैनार बोलते थे, और जो विष्णु जी को मानने वाले लोग थे दक्षिण में उनको अलवार बोलते थे। ये क्वेश्चन आता है, आपने पूछा और क्वेश्चन अच्छा था और इससे क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैंने आपको जवाब दिया कि साउथ इंडिया में जो शिव जी को मानने वाले लोग हैं उनको नैनार नैनार बोलते थे, विष्णु जी को मानने वाले लोगों को अलवार बोलते थे, और जो नैनार लोग थे ये जो शैव मतानुयायी थे वो अपने कंधे पर जैसे शिवलिंग नहीं होता है तो शिवलिंग धारण करके चलते थे, इसी वजह से उनको लिंगायत कहा गया। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अनुजी, थैंक यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पुतिल ने पूछा है सर क्या शैव धर्म ही ब्राह्मण धर्म है? नहीं, ब्राह्मण जो लोग हैं मतलब हिंदू जो लोग हैं वो कई देवताओं को पूजते हैं, शिव जी को भी पूजेंगे, विष्णु जी को भी पूजेंगे, गणेश जी को भी पूजेंगे, दुर्गा मैया की भी पूजा होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो सिर्फ शैव अनुयायी नहीं है भाई, शैव अनुयायी भी है, वैष्णव अनुयायी भी है, दूसरे लोग भी हैं। क्लियर? ठीक है सर क्या शैव धर्म ही ब्राह्मण धर्म है? मैंने बताया ना, ब्राह्मण जो धर्म है वो कई देवताओं को मानते हैं, सिर्फ शिव जी को नहीं। क्लियर बात? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो बात यह है कि आप मेरे पर चाहे जितने आक्षेप लगा लो, और हाँ मुझे गुस्सा भी नहीं आता है कभी भी, मन हूं जो बोलूं उधर से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट पूछो। लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहता हूं एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो ये क्लास याद आएगी, और ये भी कहता हूं कि सिर्फ एसएससी सीजीएल नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे क्लास याद आएगी। क्लास याद एग्जाम के बाद आएगी, अगर जो अच्छे से पढ़ लिया तो मुस्कुराहट के साथ याद आएगी, वरना दूसरे तरीके से याद आएगी। इतना मेरी तरफ से आपके लिए है। ठीक है चलिए, और बाकी आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बिना डरे, मुझे गुस्सा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आराम से अपने डाउट पूछो, जो भी है डाउट आराम से पूछो। और हाँ ये हो सकता है, हाँ टेलीग्राम जो चैनल है विकास मिश्रा RWA, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है जरा वो लिखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है देखिएगा, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। एनए का मतलब होता है नेशनल, बी का मतलब होता है बैंक, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दरअसल नाबार्ड का फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट, ये किसका फुल फॉर्म है? नाबार्ड का। तो ये नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? तो अगर सवाल पूछा जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है नाबार्ड। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो लिखेंगे अगला बिंदु, इसकी स्थापना, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982, 1982। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना है किसकी स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की। ठीक है, तीसरी बात, ये जो नाबार्ड नाम की संस्था है ये भारत में कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है, फाइनेंस प्रदान करने वाली अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे भारत में, अगला पॉइंट लिखेंगे भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास, भारत में कृषि, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कृषि एवं ग्रामीण विकास एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, फंड, है ना, तो के लिए वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था, वित्त प्रदान करने वाली वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, अपेक्स बॉडी है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो बैंक है वो काम करती है, तो वो ये है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना, इसको एस्टैब्लिश किया गया था संसद के एक एक्ट के द्वारा जो था नाबार्ड एक्ट 1981। आगे बात समझ में, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कौन से इस एक्ट की सहायता से इसकी स्थापना की गई, तो लिखेंगे नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981, नाबार्ड एक्ट 1981, अरे 1981, नाबार्ड अधिनियम 1981 की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना किसकी सहायता से, तो नाबार्ड अधिनियम 1981, 82 में एस्टैब्लिश की गई है, 81 में। ठीक है, अच्छा, किसकी सिफारिश पर की गई, तो शिवरमन कमेटी। ठीक है, तो लिखेंगे शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला पॉइंट, रिकमेंडेशन किसने की थी इसकी, किसकी स्थापना होनी चाहिए, तो इसकी सिफारिश की थी शिवरमन समिति ने। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो किसने की थी, तो लिखेंगे शिवरमन समिति, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और अगर सवाल यह पूछा जाए कि शिवरमन समिति का गठन कब किया गया था, इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जो शिवरमन कमेटी है 1979 में बनाई गई थी। याद रखना है 1979 में इसका गठन किया गया था। ये सवाल कभी पूछ ले तो, है ना, इसलिए जरूरी है कि हम इस पॉइंट को भी लिख ले, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, क्या समस्या है इससे,
ओके, चलिए। अच्छा, नाबार्ड जो है वो पूरी तरीके से किसके स्वामित्व में है? तो भारत सरकार के स्वामित्व में है। ये अगला पॉइंट लिखो, तो लिखेंगे यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह पूर्णतः भारत सरकार, यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह पूर्णतः किसके स्वामित्व में है? तो भारत सरकार के स्वामित्व में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर, तो याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां पर? मुंबई। अरे, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। कहां पर है? मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 31। तो लिखेंगे रीजनल ऑफिस कितने हैं इसके? क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 31 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। कितने हैं? 31। तो 31 इसके क्या है? रीजनल ऑफिस है इसके। तो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 31। कितने हैं? 31। सर, नाबार्ड का हिंदी में पूर्ण रूप लिखवा दीजिए। अरे, हिंदी में सिंपल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, है ना? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री शाजी केवी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बात समझ में? लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखेंगे वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? तो लिखेंगे इसके अंदर श्री शाजी केवी। क्या बोलते हैं? श्री शाजी केवी। ठीक है। अच्छा, ये किसको रेगुलेट करती है? तो याद रखना नाबार्ड जो किसको रेगुलेट करती है? तो जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, जो रीजनल मतलब आरआरबी जितने भी और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उनको ये रेगुलेट करती है। तो लिखेंगे इसके कार्य लिख लो, कार्य है ना, कार्य, फंक्शंस। इसके कार्य क्या है? कार्य का मतलब होता है फंक्शंस। इसके कार्य या फंक्शंस की अगर हम बात करें, इसके क्या कार्य है, तो इसके क्या कार्य है वो देखो जरा। सबसे पहली बात तो इसका ये कार्य है कि यह कृषि क्षेत्र का विकास करती है। कृषि का विकास करना, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देना इसका काम है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देना इसका काम है। दूसरी बात, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास को अंग्रेजी में रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ऊपर एरो है, इसका मतलब है बढ़ावा देने की बात कर रहा है। फिर आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप इन्हें बोलते हैं आरआरबी, रीजनल है ना। हाँ भाई, आरआरबी का मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रीजनल रूरल बैंक बोल देते हैं आप इसे। ठीक है, इनका ये सुपरविजन करती है। तो आरआरबी का पर्यवेक्षण। अच्छा, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण, ऐसा लिखें। सहकारी बैंकों का मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक। आरआरबी एवं सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण, और पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करना, है ना। ये चेक करना कि वो ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब। तो हम लिखेंगे सुपरविजन, है ना भाई, सुपरविजन करती है, चेक करती है। अगर गलत काम करते हैं ना तो फिर सजा भी देती है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगी ना, है ना। सर, ये न्यू टॉपिक है भाई, बैंकिंग नहीं आपका चल रहा है अभी, कोई न्यू टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा इसका और क्या कार्य है या विजन आप इसे बोल सकते हैं, जो रूरल इकोनॉमी है और उसको डिजिटलाइज करना, है ना। आगे बात समझ में? तो लिखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना, ऐसा लिखो। आजकल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो रहा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना भी इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या इसके काम हो सकते हैं? तो एक काम आप ये भी लिख सकते हैं कि जलवायु अनुकूल जो कृषि है, ठीक है, क्लाइमेट बेस्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, तो लिखेंगे जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, है ना। ये ऊपर एरो गया, इसका मतलब इसको बढ़ावा देने की बात यहां पर की जा रही। ठीक है, अगला लिखेंगे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है या ग्रामीण अधोसंरचना, उसका निर्माण करना। ठीक है, तो लिखेंगे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना, वो सब काम भी इसके। तो लिखेंगे ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं आप इसे, क्या बोलते हैं? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। भाई, ग्रामीण अवसंरचना जो है उसको बढ़ावा देना भी तो उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देना, ये भी याद रखना आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बताओ। तो नाबार्ड केवल और केवल लोन नहीं लेता है, इसी के साथ में, हाँ जी, वर्क पूछ सकता है क्या दिक्कत है, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। अच्छा, ये क्या करता है? हर एक किसान का बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाता है, क्योंकि किसान भाई को फसलों का मुआवजा, किसी भी प्रकार की जो चीज है वो किसमें मिलेगी? तो वो मिलेगी बैंक में। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है? मैंने आपको बताया वित्तीय समावेशन।
तो हम कह सकते हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। लिखेंगे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो अगला काम क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। आपको पता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट करना, ओपन करना, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से, तो इसके बारे में डिस्कशन करना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ये मेरी तौहीन हो जाएगी, ठीक है। ओके, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आरआईडीएफ का प्रबंधन भी करता है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे आरआईडीएफ का प्रबंधन। अब आरआईडीएफ में आपको बताता हूं क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन करना। मैं भी लिखवा देता हूं, उसका फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूं, हिंदी में भी लिखवा दूंगा, चिंता क्यों करते हो, अपने घर की तो खेती है। तो आरआईडीएफ का प्रबंधन। अब आरआईडीएफ का मतलब क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो ग्रामीण अधोसंरचना है, ठीक है, उसके विकास के लिए एक फंड बनाया इन्होंने, जिसे बोलते हैं आरआईडीएफ। तो उसका ये प्रबंधन करता है, आरआईडीएफ का ये प्रबंधन करता है। तो भूलना नहीं है, क्या बोल रहा हूं, आरआईडीएफ का प्रबंधन करना, रूरल मेरे मैसेज का जवाब तो दीजिए जेबा बानो। हाँ जी पूछिए सर, इतना ज्यादा पूछेगा, देखो भाई पूछेगा क्या, वो तो सब ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपका अच्छा है ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्या क्या काम करता है। तो ये मैंने नाबार्ड के बारे में बताया, ऐसे कुछ खास तो नहीं लिखा है मैंने, ऐसा क्या लिखा दिया मैंने, बताओ। ओके, चलिए आगे लिखते हैं हालिया अपडेट। नाबार्ड के क्या हालिया अपडेट्स हैं, तो लिखेंगे हालिया 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 अपडेट नाबार्ड के बारे में। अच्छा, जनवरी की बात है, अभी 2026 की शुरुआत में ही नाबार्ड ने दरअसल 2 फंड की स्थापना करने की बात कही, ठीक है। तो हालिया अपडेट में हम क्या लिखने वाले हैं, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नाबार्ड ने दरअसल क्लाइमेट, है ना, जलवायु क्षेत्र के लिए, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस के लिए और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे कदम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2026 में इसने 2 फंडों की घोषणा की है। तो लिखेंगे जनवरी 2026, जनवरी 2026। देखो बेटा, पढ़ो, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो मजा नहीं आएगा लाड़ो, ठीक है। तो लिखेंगे 2 फंड बनाने की घोषणा, 2 फंड बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब 2 फंड कौन कौन से हैं वो जरा देखिएगा। तेरी रानू मंडल याद आ रही है आज मुझे, रानू मंडल, है ना, रानू मंडल गाना गाती थी ना, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, नहीं बोले तेरी मेरी, है ना, ऐसा करके कुछ गाना था, भूल गया मैं। चलो कोई बात, हालिया मतलब करंट, अभी वर्तमान। तो 2 फंड बनाने की घोषणा किसने, एक फंड है जिसका नाम है नाबार्ड ग्रीन इंपैक्ट फंड। देखो, नाबार्ड ग्रीन इंपैक्ट फंड, याद रखना, एनजीआईएफ, क्या बोलते, एनजीआईएफ। इसको लिखेंगे नाबार्ड, हिंदी में लिख दूं, ग्रीन इंपैक्ट फंड, नाबार्ड ग्रीन इंपैक्ट फंड, ठीक है, ये फंड। और याद रखना है कितने करोड़ का होगा, 1000, याद रखना इस फंड में 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, यार 1000 अपने को दे दो रे, क्यों कर रहे हो खर्च, 1000 करोड़ रुपए का ये फंड है, इसको बनाने की इसने घोषणा की है। दूसरा एक और फंड है जिसका नाम है, वो 300 करोड़ रुपए का फंड है, और लाडलो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एनसीएफ, नाबार्ड कार्बन फंड, ठीक है। तो लिखेंगे नाबार्ड कार्बन फंड, एनसीएफ, नाबार्ड कार्बन फंड के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये कितने का है, ये 300 करोड़ का है, ये 300 करोड़ का फंड है, ठीक है। तो ये फंड बनाने की घोषणा इन्होंने की है, और ये जो फंड है ये विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेंगे जो जलवायु अनुकूल और जो टिकाऊ कृषि पर काम करेंगे, उनको इससे पैसा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ओके, नीरज कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा तुमको, है ना, क्योंकि तुम समझने के लिए आए नहीं हो, ठीक है। ओके, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, किसी को भी कोई समस्या तो नहीं है। तो ये नाबार्ड के बारे में हमने डिस्कशन की। अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा, सिडबी के बारे में, सिडबी, है ना, आइए जरा हेडिंग डालते हैं, आधा घंटा हो गया नाबार्ड पढ़ते पढ़ते, क्या बात है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे अगला हेडिंग सिडबी, पता ही नहीं चलता भाई, बताओ आप, मां कसम पता ही नहीं चलता। सिडबी, सिडबी का क्या फुल फॉर्म है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो लिखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट,
है ना, क्या लिखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे बोलते हैं, सिडबी। हिंदी में लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, दिक्कत तो बहुत है, पीवाई की लेकर आते नहीं है तो पता कहां से चलेगा कि क्या पढ़ना है और कितना। मेरे लाड़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें खरीद लो, समझो, है ना। या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube पे सर्च करना, क्या सर्च करोगे, ऐसा सर्च करना जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की किसी की तैयारी कर रहे हो। जैसे मान लो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी पुलिस मैराथन क्लास इकोनॉमी विनय सर ऐसा लिखोगे ना तो क्लास हमारी आ जाएगी पुरानी, और जब लाड़ लो वो क्लास आ जाए तो देख लो उसको कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसके क्वेश्चंस लाना संभव नहीं है ना, ठीक है। जैसे ही बैंकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम कुछ सवाल बैंकिंग के लेकर के आप लोगों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि हम छुपा छुपा के रख रहे हैं सवाल, भाई लाना ही है, हमें तो काम है, लाना है, हमारी जिम्मेदारी है वो, ठीक है। आओ जरा, सिडबी की स्थापना कब की गई, ये देखो, सिडबी को कब एस्टैब्लिश किया गया, तो सिडबी की स्थापना की गई 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 1990, 1990, ठीक है। तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। क्या सवाल आ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, 2 अप्रैल 1990 को। अच्छा, अगला सवाल यह बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, मुख्यालय, मुख्यालय। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ। क्या याद रखेंगे, लखनऊ, अरे वाह क्या बात है, आपको तो पहले से ही पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखना इसका उद्देश्य एमएसएमई को फाइनेंस सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से स्मॉल इंडस्ट्रीज को। तो लिखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य को हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, पर्पस बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे उद्देश्य, एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई बोलते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल हेल्प देना, फाइनेंस देना, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो एमएसएमई को फाइनेंशियल हेल्प देना, यह इसका उद्देश्य है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके वर्तमान प्रबंधक कौन है, मैनेजमेंट कौन है, तो याद रखना इसके अध्यक्ष और वर्तमान जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर बोलते हैं जिन्हें, वो है श्री मनोज मित्तल। इन्होंने 2024 में पदभार संभाला है, जुलाई की बात है तब, ठीक है। तो लिखेंगे प्रमुख इसके कौन है, अध्यक्ष एवं, अध्यक्ष बोल दो, अध्यक्ष एवं अध्यक्ष लिखो आप, तो लिखेंगे श्री मनोज मित्तल। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, भैंस के लिए और किसके लिए। अरे पढ़ ले छर्रे, रखना है मनोज मित्तल, श्री मनोज मित्तल जी, है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना। चलिए बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। उन्होंने सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की बात कही कि हम सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। और ये जो पूंजी निवेश है या पूंजीकरण, इसको बोलते हैं पूंजीकरण। जब सरकार क्या करती है, जब सरकार किसी भी संस्था को पैसों से सहायता करती है, फाइनेंस करती है, तो याद रखना उसे बोलते हैं पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन आप इसे बोलते हैं। 5,000 करोड़ रुपए की कैपिटलाइजेशन वो करेगी, ऐसा उसने कहा है। और उसने कहा कि 2025-26 में वो 3,000 करोड़ रुपए देगी, 26-27 में और 27-28 में 1,000 करोड़ रुपए वो देगी, ठीक है। आगे बस में, ताकि सिडबी के पास पैसों की संख्या बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, या सॉरी ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर का विकास करे। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी। तो लिखेंगे जनवरी 2026 में, क्या लिखेंगे, तो जनवरी 2026 मेरे सभी भाई बहनें जिनके घर पर पढ़ाई हो रही है, जो अपने माता पिता के पास बैठे हुए हैं, उनको मेरा चरण स्पर्श, है ना, सुनिएगा। जनवरी 2026 में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार, देखो सवाल भी आएगा ना तो भारत सरकार को, मोदी जी को लिखा, मोदी जी ने कितनी सहायता दी, मोदी जी कौन होते हैं देने वाले, ठीक है, कौन है देने वाला, फिर मोदी जी थोड़ी ना, फिर कौन है। तो याद रखना सहायता देने वाला भारत सरकार है, सहायता देने वाला कौन है, भारत सरकार है। तो लिखेंगे जनवरी 2026 में भारत सरकार ने 5,000 करोड़ का पूंजीकरण, पूंजीकरण को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, किसमें, सिडबी में करने की बात कही, है ना। पूंजीकरण को मंजूरी दी, ऐसा लिखें, पूंजीकरण को मंजूरी दी, ठीक है, 5,000 करोड़। हालांकि मैं आपको बता दूं 2025-26 का जो फाइनेंशियल इसमें 3,000 करोड़ और 26-27 और 27-28 में 1,000 करोड़ की बात इन्होंने कही है, ताकि एमएसएमई सेक्टर जो है उसको पैसा मिले, ठीक है। ओके, बताइए, ओके,
अब सिडबी के कुछ ऋण योजनाएं है ना, सिडबी की कुछ ऋण योजनाएं, कुछ नवाचार है, वो क्या है सुनो। एक बच्चा कह रहा वाह सर क्या दर्द है आपकी आवाज में। अरे भाई मैं बाथरूम सिंगर हूं, समझो बात को। ठीक है, लिखेंगे प्रमुख पहल, सिडबी ने कौन कौन सी पहले की है। मेरे दिल का कोरा कागज कोरा ही रह गया। बेटा पढ़ लो नहीं तो सच में कोरा रह जाएगा। देखो हमारे माँ बाप को किस चीज की चिंता होती है पता है, हमारे फ्यूचर की चिंता होती है, और उनको ये चिंता होती है कि कम से कम ये जब पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो अपना कुछ कर पाएगा। ठीक है, याद रखना एमएसएमई लोन इन 59 मिनट्स एक योजना इसने चलाई सिडबी ने, तो लिखेंगे एमएसएमई लोन, एमएसएमई भी लिख देते हैं आप इसे कभी कभी, तो एमएसएमई लोन इन 59 मिनट्स। ठीक है, MINUTES, यही ना, टीईएस तो लिखा था। ओके, तो ये योजना है इसकी, एमएसएमई लोन इन 59 मिनट्स। ये काफी प्रचलित रही है योजना, और इस पहल में क्या था, इस पहल में जो उद्यमी है उनको लोन मिलता था, 1 घंटे के अंदर जो है लोन मिल जाता था। ठीक है, तो एक ये तो लिखेंगे उद्यमियों को 1 घंटे में ऋण उपलब्ध करवाना। उद्यमियों को जो नए नए, अच्छा उद्यमी किसको बोलते हैं, जो उद्यम करते हैं, इंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं सर, पहले मतलब इनिशिएटिव, पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव या कार्य बोल दो इसे, क्या काम कर रही है, तो इसने एक स्कीम ये निकाली थी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो लिखेंगे उद्यमियों को 1 घंटे में ऋण प्रदान करना, उद्यमियों को 1 घंटे में ऋण प्रदान करना, और ये काफी लोकप्रिय भी रही थी है ना, एमएसएमई लोन इन 59 मिनट, इन जस्ट 59 मिनट। ओके, अच्छा 2025-26 की कुछ योजनाएं इसकी, जैसे कि स्माइल योजना है, स्माइल SMILE, स्माइल, 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 देखो स्माइल का क्या फुल फॉर्म है, स्माइल SMILE, एस का मतलब तो सिडबी है, एम का मतलब है मैक, आई का मतलब है इन, मैक इन इंडिया, मैक इन इंडिया, तो सिडबी मैक इन इंडिया लोन टू एंटरप्राइजेस, लोन टू एंटरप्राइजेस हम लिखेंगे सिडबी, एस का मतलब यहां पर सिडबी है, सिडबी मैक इन इंडिया, याद रखना सिडबी के बाद क्या लिखेंगे, मैक इन इंडिया, मैक इन इंडिया, सिडबी मैक इन इंडिया, मैक इन इंडिया लोन टू, ई का मतलब क्या है, एंटरप्राइजेस, उद्यम, एंटरप्राइजेस, प्राइस, प्राइस बोलते हैं एंटरप्राइजेस या एंटरप्राइज, SE प्राइस। ठीक है, तो ये स्माइल योजना है, और ये जो योजना है वो स्मॉल और, हाँ जी, स्मॉल और मीडियम है ना, लघु उद्यमों जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो लिखेंगे रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना है ना, या कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, किसको, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, कम ब्याज दरों पर, कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना, ऋण देना, ये इस योजना का उद्देश्य है। स्माइल क्या बोलेंगे, स्माइल, स्माइल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो तो अब देखो कुछ और पहल है, मैं आपको बता देता हूं वो कौन सी पहल है। एक है टूलिप पहल। ठीक है, टूलिप, खाली इतना याद रखिए कि ये पहल है टूलिप, मुझे एमएसएमई समझ नहीं आता, अभी बताता हूं। ठीक है, एक लिखेंगे टूलिप, TULIP, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टूलिप पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो याद रखना सिडबी के द्वारा, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस, टॉप अप लोन, टूलिप, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस, टॉप अप लोन। ठीक है, टॉप अप, टॉप अप, टॉप अप, एल का मतलब लोन, टॉप अप लोन, टॉप अप लोन किसके लिए, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत है ना, इमीडिएट, IMMEDIAT, पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य, PURPOSE, पर्पस। ठीक है, याद रखना पर्पसेस, तो ये टूलिप पहल इन्हीं के द्वारा। ठीक है, एक और थी एक्सप्रेस 2.0, खाली लिख लो एक्सप्रेस 2.0 पहल, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस 2.0 पहल भी इनके द्वारा। अरे ये तो गेम हो गया, कोई बात नहीं, आ गया। तो ये कुछ पहले थी जो कि सिडबी के द्वारा है ना, याद रखना है। हाँ जी सब, देखो भाई अगर मैं आपकी कमेंट ही लेता रहा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, मैं समय समय पर आपकी कमेंट लेता रहता हूं। सर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, भाई मैं उज्जैन से हूं। एमएसएमई का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, एमएसएमई के बारे में। देखो ऐसे तो मैं आपको इंडस्ट्री वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, पर अभी आपके दिमाग में चूंकि कई सारे सवाल हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सवाल आपके यहां पर कंप्लीट तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप उन सवालों के जवाब में आ जाए कि हाँ इसके ये जवाब होते हैं। देखो ये हो गया एमएसएमई, एमएसएमई। अब देखिएगा एमएसएमई में किस किस का क्या मतलब है, तो एमएसएमई में इस एम का मतलब है माइक्रो, माइक्रो, और इस एस का मतलब है स्मॉल, माइक्रो स्मॉल। अब एंड लगाना है मुझे अपने मन से, एम का मतलब होता है मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और ई का मतलब होता है एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो देखना, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब होता है लघु, और मतलब एंड, ये मीडियम का मतलब होता है मध्यम, और एंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम। बस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ये एमएसएमई होता है। ठीक है, ये होता है एमएसएमई। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, हम कैसे बोलेंगे कि ये माइक्रो है, ये स्मॉल है और ये मीडियम है, कैसे हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो याद रखना इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम 2 आधार लेते हैं, 2 आधार। एक आधार जो है इनका विभाजन करने के लिए, एमएसएमई का जो विभाजन हम कैसे करते हैं, तो एमएसएमई को कैसे बांटते हैं कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्मॉल है, तो इनका डिवीजन करने के लिए इनका विभाजन हम करते हैं 2 आधारों पर। अब वो 2 आधार क्या है, तो 2 बेस क्या है, तो देखना उन दोनों बेस को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना 2 आधार है। एक तो है टर्नओवर, टर्नओवर कि एक साल में कितना टर्नओवर हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, और दूसरा
इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट करे तो वो किस इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 40 करोड़ का है, तो किसमें आएगा ऐसे। तो फिलहाल के लिए इतना छोड़ दीजिए इसको, ये हम इंडस्ट्री वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। खाली इतना याद रखो एमएसएमई इंडस्ट्रीज। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज में आती क्या है, तो जितने भी लघु उद्योग है, छोटे छोटे जो उद्योग है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, कारखाने, ठीक है, दिया सलाई, ठीक है, माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग, इसके अलावा चटाई उद्योग, अरे घर पर नहीं चलती चटाई, बिछाने की दरी बोलते हैं, दरी उद्योग, ये सब, ठीक है। इसके अलावा अगरबत्ती उद्योग, अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती, ये सब इसमें आती है। अगरबत्ती, अगर मैं कहूं, अगर वो पूछ ले हमसे, है ना, वो सब, तो याद रखना ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज है और भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। हालांकि एग्रीकल्चर कौन कहते हैं, पर याद रखना एमएसएमई सेक्टर भी लोगों को रोजगार दे रहा है अच्छी खासी मात्रा में। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, है ना। सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना को लेकर चर्चा करते हैं कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1988 को, 1988 को, ठीक है। तो लिखेंगे स्थापना, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, तो एस्टैब्लिश किया गया 9 जुलाई 1988, 9 जुलाई 1988। आपको पता है इसके लिए एक एक्ट था जिसका नाम था एनएचबी एक्ट 1987, ठीक है। तो लिखेंगे एनएचबी एक्ट, एनएचबी अधिनियम 1987 से, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एनएचबी की स्थापना किस अधिनियम से की गई, किस एक्ट से की गई, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो लिखेंगे इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय कहां पर है इसका, दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली। ऐसे तो नई दिल्ली लिखना चाहिए हमें, नई दिल्ली में, तो ठीक है, दिल्ली नाम समझ जाएंगे दिल्ली का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी क्या करता होगा, तो एनएचबी क्या करता है, तो आवास क्षेत्र में फाइनेंस देता है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो ये आवास क्षेत्र की व्यवस्था करता है, आवासीय व्यवस्था करता है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है, तो लिखेंगे 100% भारत सरकार के स्वामित्व में, 100% भारत सरकार का स्वामित्व, भारत सरकार का स्वामित्व, ओनरशिप, है ना। 2019 के बारे में हुई है, उससे पहले तो इसके भी शेयर बिके हुए थे, याद रखना है आप लोगों को। श्री संजय शुक्ला जी इसके हेड है वर्तमान, तो लिखेंगे प्रमुख, प्रमुख कौन है, श्री संजय शुक्ला जी। जब आप एग्जाम देंगे ना तब इनको चेक कर लेना, ठीक है, श्री संजय शुक्ला, तो संजय शुक्ला जी इसके वर्तमान में कौन है, हेड मतलब होता है मुख्य। इतनी बातें आपको याद रखना है भाई। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन करता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी आवास सुविधाएं उनको बढ़ावा देता है। तो ये सब बातें हैं जो कि बातें आपको यहां पर मैंने याद करवाई है, इनको जरूर आप लिखिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कोई समस्या आप किसी को, आप मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को। ये क्लास आज के लिए इतनी करते हैं। हाँ, अब संजीव सर की क्लास का आप बता रहे हैं, तो मैं देखता हूं सुबह कर लेते हैं यार फिर क्लास, अब टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है हमें। ये होता है, ठीक है। Minerals are natural, inorganic solid substances formed in rocky प्रोसेस, ठीक है, पता चल गया ना।
मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मनुष्य की कोई हेल्प नहीं होती ये लेते हैं बनने में। ये जीवित जीवों से भी नहीं बनते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष से बनते हैं, है ना। तो ये जीवित जीवों से भी नहीं बनते, ये पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। से इन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे लोहा, कोयला। They are mined and extracted from minerals such as iron, coal, copper, mica, gold, and limestone। ये आपको ध्यान रखना। और बताऊं, मतलब ये प्रकृति में स्वतः बनते हैं। ये निर्जीव पदार्थों से बनते हैं। ठीक है, और एक और लिख लो, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने सभी उसके गुण लिखवा दिए कि कैसे होते हैं, क्या है, ये सभी आपको याद रखना है।
ये है, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। धात्विक, मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और ऊर्जा ईंधन। एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। आया समझ में? ऐसे बांटकर बच्चों बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मैं बता दूं, धात्विक खनिज, इनमें धातु होती है और ये चमकीले होते हैं और ये चमकीले होते हैं, ठीक है। पहली बात ये कंडीशन है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि धात्विक खनिज बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे मैम धात्विक खनिज भी ना दो प्रकार के होते हैं, लौह धातु और अलोह धातु, है ना। तो इनमें धातु होती है और ये चमकीले होते हैं। पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये शाइनी होते हैं। अभी ध्यान से सुनते चलो। अब ये भी कह रहा है कि जो धात्विक खनिज है ना, ये यहाँ पे आगे लिख देंगे, छोड़ो पहले ना हिंदी इंग्लिश ये कर लेते हैं। अब ये है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, इनमें धातु नहीं होती है।
इनमें धातु नहीं होती है। ठीक है, और उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर। ये है, इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, do not contain metal. Example, limestone, and marble. ये are used for minerals, used for ये। ठीक है, खनिज 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। धात्विक खनिज, इनमें धातु होती है और ये चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिज, इनमें धातु नहीं होती, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम व संगमरमर। ऊर्जा ईंधन, इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे लिख लें, यहां तक हो गया सभी का। मैम कल मॉर्निंग में 6 AM क्लास होगी क्या? शालिनी सिंह, हाँ मेरे पास ना मैसेज आया था कि मैम आपकी क्लास ना सुबह 6 बजे लगाई गई है, क्योंकि ना राहुल तेवतिया सर आपकी जगह क्लास लेंगे शाम 5 बजे। मैंने अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, कितनी प्यारी हो आप शालिनी सिंह, थैंक यू। मैंने आपको ना जैसे ना प्री इन्फॉर्म करते हैं वो इन्फॉर्म कर दिया। मेरी क्लास ना बच्चों राहुल तेवतिया सर मेरे टाइम पर लेंगे, तो उन्होंने कहा मैम आप सुबह 6 बजे क्लास ले लो, तो फिर अब मैं ना सुबह 6 बजे क्लास लूंगी। पता नहीं इतनी सुबह उठा जाएगा या नहीं जाएगा, चलो कोशिश करेंगे। और मैंने वर्कशीट अपलोड करवा दी है, चेक कर लेना। ठीक है, वर्कशीट भी देख लेना। मैम साइड लीजिए अनुज। सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन क्या करें, ऑर्डर आया है तो मानना तो पड़ेगा ही। हाँ मैम, फिर साधना बैच वालों का क्या होगा? हमारे में थोड़े राहुल सर हैं, तो अब तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल कल की बात है। ना 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 ना, कल की बात है बस, वरना फिर शाम में होगी। हाँ मैं तो कल कल लूंगी, मेरे बस की नहीं है सुबह उठना। ना 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 ना, मैं तो हाथ जुड़वा लो, शाम में ही लूंगी मैं। परसों को शाम में क्लास होगी, डेली नहीं होगी, बस कल कल होगी, क्योंकि हाँ क्योंकि अब तुम्हें पता है ना क्या करें।
कोई बात नहीं, ले लेंगे, सर की बात है, सर ले लेंगे, उस टाइम है ना, मेरे टाइम सर ले लेंगे। हम्म। अरे एक दिन की बात है बच्चों, मैं तो तुम्हारी उसी टाइम ले लेती। अब बताओ, सर की बात भी तो माननी पड़ेगी ना, सर को इमरजेंसी में लेनी पड़ रही है क्लास। अब सर की बात ना मानोगे, मना कर दो। सर तुम्हारी सर की बात नहीं मानने कोई, कितने गंदे हो। चलो, मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा हो तो मुझे एक लड़की ने बताया, बेचारी ने, उसने धात भी खनी, जब बातें कम। सुबह आ जाना 6 बजे, कल कल, वरना परसों तो मैं भैया शाम में ही लूंगी, मेरे बस की नहीं है सुबह उठना भी। तुम्हें पता है तुम्हारे में, तुमसे तो मजाक भी नहीं करनी चाहिए। मेटेलिक मिनरल्स, अब बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। अननन फेरस मिनरल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। लौह खनिज जिनमें लोहे का अंश हो, जिनमें क्या हो प्यारे बच्चों, लोहे का अंश हो। जिनमें लोहे का अंश हो, जिनमें लोहा नहीं होता, ये वो होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता। जिनमें लोहा नहीं होता। ये आराम से देखो। एंड मैग्नीज, लोहे में आपको पता है लोह धातु शामिल होती है जिनमें लोहा नहीं होता। आपको पता किस में लोहा नहीं होता, जैसे किस किस में लोहा नहीं होता, तांबा, बॉक्साइट और सोना, इनमें सोना नहीं मिलेगा। ये आराम से पढ़ लो। एक बार मैं तुम्हें लोह धातु और अलोह धातु पूरी लिखवा देती हूँ, ताकि उससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर चीजें गलत नहीं होगी। ठीक है।
हो गया। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये क्या है बच्चों? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखना, ये आपको पूछा जाएगा कि कोल, पेट्रोलियम पे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं बच्चों। कोल, पेट्रोलियम, इनको ना क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है तुम्हें? जीवाश्म ईंधन किसे बोला जाता है? ये बहुत एग्जाम में आता है। तो जीवाश्म ईंधन को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये है फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे, लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे जो मर गए पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष जो हैं उच्च ताप और दाब के कारण बनते हैं। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय है, एक बार खत्म हो गए तो बस खत्म ही हो जाएंगे। बिजली उत्पादन वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम तरल पदार्थ है जिसे ड्रिलिंग द्वारा निकाला जाता है, ये तो पता होगा। और पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में बदला जाता है। प्राकृतिक गैस एक गैस है जो मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होती है। हो गया यहां तक? हो गया। 10 AM पर बच्चों मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लास है। मेरी और बैच में भी तो क्लास चलती है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी कांस्टेबल में, बिहार फाउंडेशन में, तो उस सब का देखना पड़ता है ना मुझे। हाँ, अब तुम्हारे बैच में थोड़ी चलती है, इसलिए तुम्हारे लिए तो टाइम 6 AM ही निकला है सुबह, वरना निकला ही नहीं। नहीं नहीं कपिल, उसमें रेल फाउंडेशन में होती है मेरी क्लास, और टाइम में ना मेरी और दूसरे बैचेस में क्लास चलती है, इसलिए मेरे को लिए तो 6 AM ही लेना। एक दिन की बात है, अब सर का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना, बस ये समझ लो आप। फिर परसों को तो सेम टाइम पर आ जाएंगे हम, बस एक दिन तो यूं ही निकल जाता है, शुक 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 शुक। कल को ऐसे करना ना, 40 मिनट्स पढ़ लेना ना, ज्यादा मत पढ़ना। 40 मिनट्स की क्लास ले लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन याद हो गए क्या क्या होते हैं? तुम्हें ये आ रहा है? लोह खनिज जिसमें लोहे के अंश ना हो, जिसमें लोहे के अंश हो। लोह में एस मैग्नीज, लोह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, बॉक्साइट व सोना। हो गया। अब आगे बात करते हैं, लोह धातु कौन सी है और अलोह धातु कौन सी है, अब ये देखेंगे। इसको बोलते हैं फेरस मेटल। कौन सी है फेरस मेटल? जिसमें लोहे के अंश हो। लोहा किस किस में आपको मिलेगा, अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी, लो मैक्रोनी कॉटन। लो मैक्रोनी कॉटन।
और अब आती है अलोह धातु, इनमें लोहा नहीं है शामिल। नॉन फेरस मेटल्स। इनमें लोहा नहीं पाया जाएगा इधर वालियों में। अब देखो, और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, लिखा? समझ में आ रहा है सब कुछ? कुछ बताओ, कुछ दिक्कत? वर्कशीट अंकित सिंह रावत जी दे दी, नदियों की क्लास की भी दे दी है और पूरी हिमालय, प्रायद्वीप, पठार वगैरह की सबकी दे दी। एक में शायद 80-82 क्वेश्चन है, एक में भी 80-82 ही क्वेश्चन है। हाँ, कम से कम 160 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आज तुम्हें। चेक करो वर्कशीट वाले फोल्डर में जाकर, है ना? अब आता है अधात्विक खनिज। नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये बताओ। ठीक है बच्चों, यहां तक आया? मैम इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा ना? अरे अनुज कुमारी बाबू, इतना तो लिखवा रही हूं मैं अच्छे से कि कुछ ना पूछे। हाँ, डायमंड, अभ्रक, चूना पत्थर व जिप्सम। चूना पत्थर व जिप्सम अच्छे से लिखो पहले। मॉर्निंग में भी लिखकर पढ़ाना मैम राशिद अली, ठीक है? अगर हिम्मत हुई तो लिख दूंगी। ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, डायमंड, मिका, लाइमस्टोन, एंड जिप्सम। अब है आणविक खनिज, बस लास्ट। फिर तो कहानी आएंगी अब बहुत सारी की लोहे वोहे की, फिर लोहे की कहानी सुनाती तुम्हें।
थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। अब बताओ, अब जिप्सम किसे कहते हैं? एक बच्चे ने पूछा है और उसका नाम है शिवम। प्राकृतिक रूप से आपको पता है उसमें पाया जाएगा, है ना। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है। ये तुम्हें बताया, ये वैसी है। और ये मुख्य रूप से सफेद या हल्के रंग का होता है। हल्के रंग का ही होगा, सफेद या हल्के रंग में। चलो आगे चले, बस यही है। अब तुम्हें इसके बारे में, अब मैं लोहे वगैरह के बारे में। बीआई चौधरी, नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से समझ समझ के। हाँ हो गया सब। अब ये हो गया है, अब इसके बारे में हम लोहे के बारे में लिखेंगे। अब लोहे के बारे में पूरी डिफिनीशन, लोहा किस राज्य में पाया जाता है, लोहा कितने प्रकार का होता है, लोहे के बारे में ए टू जेड बात अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये याद करना है आराम से। मैंने पूरा खनिज कितने प्रकार के, कैसे, सब कुछ करा दिया। अब सब डालें, लोहा कितने प्रकार का होता है। चलो, आयरन ओर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स पूछ लिए जाएंगे बच्चों आपसे, 4 प्रकार का। 4 टाइप्स। कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, नाम याद कर लो कि भैया लोहा इतने प्रकार का होता है। अब लिखो मैग्नेटाइट के विषय में। अब ना इन सब की एक एक बातें लिखेंगे, जितने भी खनिज हैं सबकी। मैग्नेटाइट ये काले रंग का है। लोह धातु इसमें 72% है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। सबसे अच्छा लोहा किसे कहते हैं? तो इसी को ही कहते हैं।
ये ब्लैक कलर, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है। अब देख लो, ठीक है। अब आता है हेमेटाइट। चलो, मैग्नेटाइट काले रंग का, जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होगी वो लोहा सबसे अच्छा माना जाएगा। तो मैग्नेटाइट में लोह धातु बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी को यही माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा यही माना जाएगा। अब थोड़ा सा हेमेटाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में 80% पाया जाता है, सबसे पहले ये बात ध्यान है। भारत में 80%, भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा लोहा इसे मानते हैं भारत में, सबसे मतलब दूसरा नंबर का सबसे अच्छा लोहा मानते हैं, पहले नंबर का तो मैग्नेटाइट मानते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट लोहा इस पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें लोह धातु कितनी है ये पूछेगा अब आपसे, कि इसमें लोहे का प्रतिशत कितना है, लोह धातु यानी आयरन कंटेंट कितना है, और ये किस कलर का होता है बच्चों, ये तो आपको बताया मैंने, काले रंग का होता है ना, ब्लैक कलर का, और ये होता है लाल और भूरे रंग का। लाल और भूरे रंग का आयरन कंटेंट 60 से 70% है इसमें, कम होता चले जाएगा, तभी तो ये सेकंड नंबर का अच्छा लोहा है। और ये रेड एंड ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का। अब आता है लिमोनाइट। ये निम्न कोटि का लोहा इसके है, निम्न कोटि का लोहा, लो क्वालिटी। सॉरी,
ये बिल्कुल ऐसे घटिया और ये कैसे रंग का है बच्चों? पीले रंग का। कलर पूछा जाता है और इसमें कार्य 40 से 60% लौह धातु है। और आयरन कंटेंट इसमें 40 से 60% है। यह आपको ध्यान रखना। अब आता है सीडी राइट। बस ये 40% से कम लोहा है इसमें। चालीस % से कम लोहा है इसके, यानी आयरन कंटेंट इतना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कई अशुद्धियां होती हैं। इसमें कई अशुद्धि होती है। इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। है ना? ये निम्न कोटि का लौह अयस्क है। यानी आपको ध्यान है लो ग्रेड आयरन ओर है ये भी। अभी लोहा किस किस स्टेट में पाया जाता है, अभी बहुत सारी लोहे की खदानों के बारे में, किस किस स्टेट में पाया जाता है, अभी कल के लिए ये वाला काम है। ठीक है, आप बताओ आज का सेशन कैसे लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब याद रख लो अच्छे से। हाँ, थैंक यू।